एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस, जिसमें हमने जनरल एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। तो आप देखोगे कि इसमें सेक्शन 34 जो हमारा कॉमन इंटेंशन वाला सेक्शन था, और कई सारे सेक्शंस जो ये 30 वाले की जो रेंज में थे आईपीसी के, उन सबको इसमें ऐड कर दिया गया। तो बेसिकली वहाँ से सेक्शंस कम हो गए हैं और उसे सब सेक्शन के फॉर्म में उसे ऐड कर दिया गया है। तो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशंस थी वो हम लोगों ने सारी कवर कर ली हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। जनरल एक्सप्लेनेशंस में सेक्शन 3 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 3 का जो क्लॉज 1 है, क्लॉज नहीं सबसेक्शन 1 है, दैट सेज थ्रू आउट दिस संहिता every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in this chapter entitled general exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. देखो, हम पूरी बीएनएस जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें पता है कि आईपीसी में भी हमारे पास जनरल एक्सेप्शंस थे और यहाँ पर भी हमें जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जो कि हमारा सेक्शन 14 से लेकर के 44 तक है। आईपीसी में क्या था? आईपीसी में हमारा सेक्शन 76 से 106 तक था। तो अब हमारा 14 से 44 हो गया है। तो ये रेंज याद करना शुरू कर दो। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि ये रेंज याद करना आप लोग शुरू कर दीजिए। अब 14 से लेकर के 44 में है आपका जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। तो देखो, ये जो सबसेक्शन 1 है ये कहना चाह रहा है कि बार बार जनरल एक्सेप्शंस को रिपीट नहीं किया गया है पूरी बीएनएस में। आप कोई भी पीनल प्रोविजन पढ़ रहे हैं, कोई भी इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, बी इट एनीथिंग, आप कुछ भी आईपीसी में पढ़ रहे हैं, आपको ये जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि उसमें बताया हुआ है कि हमारे 7 ईयर्स का कोई अगर बच्चा है, 7 साल से अगर छोटा कोई बच्चा है, तो वो किसी ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं होगा, वो चाहे उसने किसी भी इंटेंशन से वो ऑफेंस किया हो। माना जाता है कि वो इतनी कैपेसिटी में उस वक्त बच्चे नहीं होते कि कोई चीज़ समझ सके। तो ये जो पर्टिकुलर जनरल एक्सेप्शन है, अगर आप कोई भी मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये जनरल एक्सेप्शन, जितने भी जनरल एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ हमारे सबसेक्शन 1 में बताई गई है। अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 सेज एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता। हर वो एक्सप्रेशन जो कि एक्सप्लेन किया गया किसी भी पार्ट में इस संहिता के, is used in every part of this संहिता in conformity with the explanation, ठीक है। डेफिनेशन जो भी कुछ बताई गई है वो पूरी मतलब जो भी डेफिनेशन बताई गई है वो कंफर्मिटी में है, ठीक है, सेम है, मतलब थ्रू आउट दिस संहिता। तो बस इतनी सी बात ही, कोई ये सेक्शन जनरली पूछे भी नहीं जाते हैं, तो ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। अब हम आते हैं जो हमारे मेन प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में क्या बताया है? व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ अ पर्सन स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। जब कोई प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं कि किसी पर्सन के पोजेशन में है, ठीक है, या मतलब उस पर्सन के स्पाउस के पोजेशन में है, उसके क्लर्क के पोजेशन में है, उसके सर्वेंट के पोजेशन में है, तो हम ये मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की है, ठीक है। जैसे कि कोई हस्बैंड है, फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई पी प्रॉपर्टी है उसके पास, ठीक है। अब ये जो इसकी पी प्रॉपर्टी है, मतलब ये है इसके नाम पर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी पी, ये हम मानेंगे कि ये अगर इसके वाइफ के पोजेशन में मिलती है तो भी ये प्रॉपर्टी हस्बैंड की मानी जाएगी। अगर ये इसके क्लर्क के पोजेशन में मिलती है तो भी ये प्रॉपर्टी हस्बैंड की मानी जाएगी, उस मैन की मानी जाएगी। और अगर सर्वेंट के पोजेशन में मिलती है तो भी हम मानेंगे कि इसी की प्रॉपर्टी है। बस इतना ही ये सबसेक्शन कह रहा है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है, पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this subsection. ये जो क्लर्क और सर्वेंट की हम बात कर रहे हैं, इन्हें भले ही टेम्पररी बेसिस के लिए अपॉइंट किया गया हो। देखो आजकल कैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, कोई अगर जैसे घर में ओकेजन वगैरह है, फंक्शन वगैरह है, तो वो लोग कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए सर्वेंट्स को अपॉइंट करते हैं,
वैसे जनरली सर्वेंट्स नहीं रहते उनके यहाँ, लेकिन कुछ घंटों के लिए क्योंकि इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है सर्वेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। तो क्या वो इस सेक्शन के एम्बिट में नहीं आते? वो सारे आते हैं, ठीक है। भले ही ये दोनों टेम्पररी हो या परमानेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस सेक्शन के एम्बिट में वो आएंगे, ठीक है। बस इतनी सी ही बात जो है इसमें कह रखी है। अब हम आएंगे सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extends to illegal omission. हम ये कह रहे हैं कि जो भी एक्ट बताया गया है इसमें कि कोई एक्ट हुआ है, तो वो इलीगल ओमिशन तक भी एक्सटेंड कर रहा है, अनलेस कॉन्ट्री अपेयर्स। अगर कुछ ऑपोजिट लिखा है कॉन्टेक्स्ट में तो बात अलग है, वरना कोई भी एक्ट जो है वो इलीगल ओमिशन तक एक्सटेंड करेगा। ये बात हमें सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 में बताई गई है। देखो अब इसके कुछ केस लॉज भी हैं, तो वो जो केस लॉज है ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन केस लॉज को भी हम लोग देखेंगे कि क्या केस लॉज है। आप चाहो तो नोट थोड़ा सा करते चलो, ये वो केस लॉज है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईपीसी में, ठीक है। वही सेम केस लॉज है। केस लॉज तो वैसे भी नहीं चेंज होने वाले हैं, लेकिन अभी इस सेक्शन को समझने के लिए उन केस लॉज को थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस है। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया that husband is liable under section 307 IPC for attempt to commit murder of his wife by deliberately and systematically starving her for days together by depriving her of the food necessary for human existence. देखो इलीगल, यहाँ पर एक्ट और इलीगल ओमिशन का क्या मतलब है? एक्ट तो हमने कोई ऐसा एक्ट किया, मतलब मान लो हम किसी का मर्डर करना चाहते थे, तो हमने चाकू जो है उसको स्टैब करी, नाइफ से उसको स्टैब किया, तो उसका मर्डर हो गया। ये तो क्या हुआ? अगर हम किसी पर्सन को मार रहे हैं, अगर हम कोई एक्ट से मार रहे हैं, ये हमारा एक्ट हुआ और ये हमारा हुआ इलीगल ओमिशन, ठीक है। दो चीजें हुई, एक हुआ हमारा एक्ट और एक हुआ हमारा इलीगल ओमिशन। अब एक्ट अगर हमें मर्डर करना है किसी का, मेन मोटिव क्या है, अल्टीमेट एम क्या है? मर्डर करना। मर्डर करना या उसकी डेथ कॉज करना, लिख लो आप, डेथ समझ लो अभी फिलहाल, लेमैन लैंग्वेज में आप डेथ समझ लो कि सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करना चाहते हैं, ठीक है। अभी एक्ट, अब हम सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए अगर हम एक्ट करेंगे, तो हम नॉर्मल सी बात अगर सोचे तो या तो हम उसको पिस्टल से मार सकते हैं, या तो हम उसके नाइफ स्टैब कर सकते हैं, ये तो एक एक्ट हो गया। इलीगल ओमिशन का क्या मतलब है? हमारी ड्यूटी थी कोई काम करने की, हम कुछ हमें करना चाहिए था और वो चीज हमने नहीं करी। क्या कि कोई एक ड्यूटी थी और वो हमने परफॉर्म नहीं करी, मतलब हमने कुछ नहीं किया है और हमारे कुछ नहीं करने की वजह से किसी की डेथ कॉज हो गई है। अब यहाँ पर जैसे इस केस में ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में इलीगल ओमिशन किस चीज को बताया गया कि उसने अपनी वाइफ को भूखा मार दिया, मतलब उसको खाना उसको देना चाहिए था, उसको खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एक तरीके का मर्डर होगा। तो ये जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4, ये यही कह रहा है कि इस संहिता में अगर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपेयर कर रहा है तो नहीं। अब कॉन्ट्ररी इंटेंशन क्या होता है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कॉन्ट्ररी इंटेंशन भी तो जानना जरूरी है। कॉन्ट्ररी इंटेंशन का मतलब है कि अगर कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आपके पैराग्राफ में अगर कुछ और बात लिखी हुई है, कुछ ऑपोजिट लिखा हुआ है इससे, तो नहीं, लेकिन अगर लिखा हुआ है जो भी वर्ड्स एक्ट हैं उसमें जो है इलीगल ओमिशंस भी शामिल होंगे। बस इतनी सी बात जो है इसमें लिखी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्ट का और इलीगल ओमिशन का मतलब समझ में आया होगा। एक्ट का तो मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं और तब उस किसी सामने वाले की मृत्यु हो रही है, कुछ भी उसको इंजरी हो रही है, और इलीगल ओमिशन का मतलब है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमें वो काम करना चाहिए था जिस वजह से सामने वाले को इंजरी कॉज हो रही है, ठीक है। इतनी सी बात है इसमें। अब हम आएंगे सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 पर, जो कि हमें कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है। यहीं से हमारा जो है कॉमन इंटेंशन शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे ध्यान से समझना। देखो कॉमन इंटेंशन में क्या है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर को चेंज किया गया। पहले सेक्शन 34 में था, अब इसको सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में लेकर के आ गए, बस यही चेंज है। सो वेयर अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, जहां पर कोई क्रिमिनल एक्ट कई लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है।
एक से ज्यादा व्यक्ति अगर वो कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। फर्दरेंस क्या है? कॉमन इंटेंशन है, सबका जो है समान इंटेंशन है, ठीक है, ऑफ ऑल, ठीक है। ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो हर उस व्यक्ति को उसी तरीके से पनिश किया जाएगा जैसे कि वो एक्ट उसने अकेले किया है। फिर से समझते हैं, कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जो कि एक से ज्यादा व्यक्ति कर रहा है, ठीक, फॉर योर कन्वीनियंस हम कह लेते हैं 2 से ज्यादा व्यक्ति, ठीक है, 2 से ज्यादा लोग अगर कर रहे हैं, सेवरल पर्सन्स हैं, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में वो ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें से हर एक व्यक्ति, 4 लोगों ने अगर मिल करके ये देखो, रुको मैं और थोड़ा सा इलेबोरेट करके, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस जो है वो नोट कर लेना। इसमें सिर्फ आपको नोट करने वाली इतनी चीज है कि इसमें ये चीज कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हस्बैंड इज लाइबल अंडर सेक्शन 307 आईपीसी फॉर अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, क्योंकि उसने उसको खाना नहीं दिया था, स्टार्व करवाया था, क्योंकि फूड इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि क्या है ओम प्रकाश वाले केस में, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है? कॉमन इंटेंशन के बारे में पहले तो ये बात कर रहा है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन के बारे में बात कर रहा है। मान लो 4 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 and 4। अब इन दोनों का मतलब इन चारों का जो है क्या करना है, इन चारों पर्सन का जो कॉमन इंटेंशन है वो है मर्डर कॉज करना किसी जेड व्यक्ति का, ठीक है, इनको जेड का मर्डर कॉज करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, कोई भी इंजरी जो है पहुंचानी है किसी तरीके से, कोई ऑफेंस कमिट करना है, इनका कॉमन इंटेंशन है ये। तो कॉमन इंटेंशन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। वो इंग्रेडिएंट्स क्या है? क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है, सेवरल पर्सन्स होने चाहिए, इसमें एक व्यक्ति से कॉमन इंटेंशन की धारा उस पर नहीं लगती है, ठीक है, सेवरल पर्सन्स होने चाहिए इसमें, और फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए भाई, ठीक है, और क्या है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्रिमिनल एक्ट में, ठीक है, उस क्रिमिनल एक्ट में पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी बात, ये थोड़ा सा गंभीर टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कॉमन इंटेंशन में जब तक कि सामने वाले की मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहा ना, यहाँ से अगर चारों लोग सेम चीज़ नहीं सोच रहे हैं, तो कॉमन इंटेंशन के लिए, जैसे मान लो कि ये 3 तो सेम चीज़ सोच रहे हैं कि हमें इसका मर्डर कॉज करना है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि अभी हम छोड़ देते हैं इस चौथे इंसान को, अभी हम छोड़ देते हैं, ये 3 लोग थे, इनका इंटेंशन था, कॉमन इंटेंशन था कि हमें जेड का मर्डर कॉज करना है, बहुत साफ सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है, इनका इंटेंशन था कि हमें जेड का मर्डर कॉज करना है। इन तीनों ने अपना प्लान बनाया, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया, यहां तक इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया। रास्ते में इनको एक और व्यक्ति मिल गया, कौन सा? इनका एक और दोस्त मिल गया, ये कोई ए पर्सन है। तो इन्होंने क्या किया, इसको कुछ बताया नहीं, अभी इन्होंने इसको कुछ नहीं बताया कि हम जेड का मर्डर कॉज करने जा रहे हैं, ये क्या, ये बंदा कार से था और इन तीनों को जो है इसने बैठा लिया, इसे कुछ नहीं पता है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इसे कुछ अभी नहीं पता, ए पर्सन को कुछ भी नहीं पता कि ये जेड का मर्डर कॉज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब चारों मौका वारदात पे जब ये चारों पहुंचे हैं, तो इसको भी जो है पुलिस ऑफिसर ने धर दबोचा। मान लो कि पुलिस ऑफिसर ने धर दबोचा, मान लो कि ये तीनों पर्सन जो है इसके घर के अंदर गए इसका मर्डर करने के लिए, ये बेचारा बाहर खड़ा था, इन तीनों ने कहा कि हम, ये हमारा दोस्त है, हम मिल करके आते हैं, इसको तब तक कुछ नहीं पता। अब जब पुलिस आई तो इनको भी जो है इसने, पुलिस ऑफिसर ने इनको भी अरेस्ट कर लिया, ए पर्सन को भी अरेस्ट कर लिया। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा करके मुझे ये बताओ, जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया कॉमन इंटेंशन के बारे में, क्या ए को पनिशमेंट मिलेगी जेड के मर्डर के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका तो कॉमन इंटेंशन था ही नहीं ना, उसका तो कोई प्लान ही नहीं था, उसे तो पता ही नहीं था कि ये तीनों वहां पर मर्डर कॉज करने जा रहे हैं। तो जब उसे पता ही नहीं था कि वहां पर वो मर्डर कॉज करने जा रहे हैं या कुछ भी ऑफेंस कमिट करने जा रहे हैं, तो ए को यहाँ पर लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास सेक्शन आपके 3 क्लॉज 5 सब सेक्शन 5 के? क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, पहला चीज,
दूसरी चीज, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सबका सेम हो, समान आशय हो, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास डन बाय सेवरल पर्संस। तीसरा है हमारे पास डन बाय सेवरल पर्संस, और फिर पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस क्रिमिनल एक्ट में। तो अगर हम ये कहें कि क्या ए पर्सन का पार्टिसिपेशन था, तो नहीं था पार्टिसिपेशन, उसका तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, बेचारे को कुछ पता ही नहीं था, फालतू में उसको पकड़ लिया गया। तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर जरूरी है। देखो परेशान मत हो, अभी अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, पहली बार पढ़ रहे हो, जो पहली बार पढ़ रहा है उसे एकदम से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे केस लॉज से, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है उससे भी आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। तो टेंशन मत लो। अभी देखो ये हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया कि कॉमन इंटेंशन में क्रिमिनल एक्ट चाहिए, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन चाहिए। बहुत सारे लोग कर रहे हो, बहुत सारे लोग नहीं, सेवरल पर्संस कर रहे हो पार्टिसिपेशन। अगर 2 लोग भी हैं तो भी वो सेवरल पर्संस में आएंगे, एक से ज्यादा अगर है तो सेवरल पर्संस में आएगा। हो गई ये बात। इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी भी कहते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी भी कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बात जानना जरूरी है। डायरेक्टली प्री में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी कौन सा सेक्शन है। देखो ये जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बना रहा, जैसे मर्डर है, आपका कल्पेबल होमिसाइड है, या थेफ्ट है, रॉबरी, कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बना रहा। ये सिर्फ एक रूल ऑफ एविडेंस है। क्या है ये? रूल ऑफ एविडेंस है। जो मैं बातें बोल रही हूँ रूल ऑफ एविडेंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी है, ये आपको लिखते जाना अपने नोट्स में, ठीक है। तो अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस। उस केस में क्या हुआ था, उसको हम लोग शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस भी कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि बरेंद्र कुमार के साथ इनके थोड़े सहसाथी लोग गए अपना बैंक नहीं सॉरी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में नहीं, पोस्ट ऑफिस में वो लोग थेफ्ट करने गए थे, रॉबरी करने गए थे, कुछ करने गए थे वो लोग, ठीक है। अभी मैं भी ब्लैंक हो गई। देखो वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस में गए थे कि पैसा वैसा लूटेंगे, ठीक है, पैसा लूटने वहां पर गए थे। तो जो हमारे पोस्ट मास्टर साहब थे वो बैठे हुए थे, और बरेंद्र कुमार जो था, ध्यान से समझना, जो बरेंद्र कुमार पर्सन था वो बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है। बाहर खड़ा होकर के देख रहा था, ये चीज देख रहा था कि कोई अंदर ना आए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो इन लोगों को, कोई भी जो करने गए ये लोग अंदर वो ऑफेंस कमिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो बाहर खड़ा होकर के निगरानी कर रहा था, ठीक। अब इतने में क्या हुआ कि उन्होंने पोस्ट मास्टर से पैसे मांगे और उस पोस्ट मास्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। तो जब पोस्ट मास्टर ने पैसे देने से मना कर दिया तो उनमें से किसी एक ने जो है पोस्ट मास्टर को शूट कर दिया। जैसे शूट किया तो ही वॉज डेड। उसके बाद जो है वो लोग वहां से भागे, ठीक है। तो बरेंद्र कुमार पकड़ा गए। जब पुलिस ऑफिसर आया तो बरेंद्र कुमार वहां पर पकड़े गए। अब बरेंद्र कुमार को जो है, बरेंद्र कुमार के ऊपर भी धारा 302 आईपीसी की, अभी देखो बीएनएस के सेक्शंस मुझे भी बहुत अच्छे से याद नहीं है, आई गेस 100 और 101 में मर्डर है। चलो हम लोग बीएनएस पढ़ रहे हैं तो हम लोग 101 कह देते हैं, ठीक है। 101 जो है बीएनएस के तहत, मर्डर के तहत उनको पनिश किया गया, ठीक है। अगर हम आईपीसी की बात करें तो हम आईपीसी की बात कर ले, क्योंकि पुराना केस है। तो देखो 302 धारा उनके ऊपर लगाई गई, ठीक है, मर्डर की 302 धारा लगाई गई, और सेक्शन 34 उनके ऊपर लगा कॉमन इंटेंशन का, बरेंद्र कुमार के ऊपर। तो बरेंद्र कुमार ने कंटेंट किया कि भाई मेरे ऊपर क्यों लग रहे हैं ये सब, मर्डर मैंने तो किया नहीं है, मर्डर तो उस पर्सन ने किया है, तो सबको क्यों पनिश किया जा रहा है उसी के लिए? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 या सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी उस वक्त मेंशन था, उसमें ये बताया गया है कि अगर फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में कोई भी काम कई सारे लोगों के द्वारा किया गया है तो हर एक व्यक्ति को उसी तरीके से पनिश किया जाएगा जैसे कि उसने वो काम अकेले किया है। कॉमन इंटेंशन में फिर से एक बार सुनो क्या बताया गया है। कॉमन इंटेंशन में हमें यह बताया गया है कि कोई भी ऑफेंस अगर कमिट किया गया है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ है और वो दो या एक से ज्यादा व्यक्ति ने मिल करके कमिट किया है, कॉमन इंटेंशन के साथ किया है, तो हर उस व्यक्ति को, 2 लोग हैं तो दोनों लोगों को वैसे ही सजा मिलेगी जैसे उन्होंने ये काम अकेले किया है। तो इसी वजह से जो है बरेंद्र कुमार घोष के ऊपर मर्डर का सेक्शन लगा था, रेड विद सेक्शन 34 आईपीसी। और
अभी के लिए हमारा सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 BNS, ठीक है। तो बीच में लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो को कट करना पड़ा। तो देखो, बरेंद्र कुमार घोष के केस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कोर्ट ने। वो क्या कहा था, सुन लो। एक्टिव पार्टिसिपेशन डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट ऑल मस्ट डू द क्रिमिनल एक्ट एट द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ द क्राइम। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन को ये कहा गया कि एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि सब लोग जो है, जो क्रिमिनल एक्ट, मतलब कोई क्रिमिनल एक्ट एग्जैक्ट स्पॉट पे करें। अब बरेंद्र कुमार घोष तो क्या कर रहा था, बरेंद्र कुमार घोष तो केवल वहां पर बाहर खड़ा था ना, लेकिन वो गया तो उसका कॉमन इंटेंशन तो था कि हमें जो है पोस्ट ऑफिस में चोरी करनी है। उसका कॉमन इंटेंशन तो था ना इस चीज को करने का। तो इस वजह से जो है उसे पनिश किया गया। तो बरेंद्र कुमार घोष के केस से मुझे लगता है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो, अभी हमारे लिए भी ये भारतीय न्याय संहिता या BSA या BNSS नया है, तो कभी कभी अगर फ्लो में पढ़ाते वक्त IPC, CRPC या इंडियन एविडेंस एक्ट निकल जाए तो जज मत करिएगा, इतना इम्प्लाइडली बात को समझ लीजिएगा कि टीचर्स एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि सबको जबान पे यही 3 क्रिमिनल लॉज पुराने रटे हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अडेप्ट करने में, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना, वैसे तो शुरू में देना चाहिए था, बट मुझे लगा कि ये बताना जरूरी है, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। बाकी मैं फिर से कह रही हूँ, सेक्शंस की रेंज याद करना शुरू कर दो कि प्रिलिमिनरी में ये दिया है, प्रिलिमिनरी 3 सेक्शंस हैं, बाकी उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद करना शुरू कर देना है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा फिर जब बाद में नोटिफिकेशन आ जाता है तो खुद ही इतना सब कुछ मचा रहता है जुडिशरी के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो स्पेसिफिकली जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको और सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, अपने रिविजन पर ध्यान देना होता है, ना कि आप सेक्शंस उस वक्त याद करने बैठोगे। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है सेक्शंस याद करना, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि डिफिकल्ट टास्क नहीं है, रीजन बीइंग कि वहां पर कुछ भी चेंज ऐसा आपको मेजर चेंज सेक्शंस में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सेक्शंस के कंटेक्स्ट में, नंबर में जरूर चेंज है, बट कंटेक्स्ट में तो चेंज नहीं है ना, तो ये तो अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट तो हमें आते हैं, ठीक है, जिसे नहीं आते हैं वो पढ़ के सीख लेंगे, बस सीधी सी बात है। अब हम आएंगे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई, ज्ञान हो गया, अब हम आते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 पर। ये क्या कह रहा है, व्हेनेवर एन एक्ट which is criminal only by reason of its being with a criminal knowledge or intention। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि क्रिमिनल है बस इतना जान लेने से, बस उसका नॉलेज या इंटेंशन ही होने से, जैसे मुझे किसी चीज का अगर सिर्फ ज्ञान ही हो जाए, ये पर्टिकुलर मतलब क्रिमिनल नॉलेज आ जाए, क्रिमिनल इंटेंशन आ जाए, तो इज डन बाय सेवरल पर्सन, और वो सेवरल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। Each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। इस सेक्शन को पता है और क्या कहा जाता है, सिमिलर इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन तो हमने पढ़ लिया, कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है, हमें कॉमन इंटेंशन से अगर हम क्रक्स समझे तो कॉमन इंटेंशन, क्यों मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अभी इसी वीडियो से याद हो जाए कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। कॉमन इंटेंशन क्या है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेंसस एड इडम, ठीक, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कंसेंसस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, इसका मतलब ये एक लीगल मैगजिम है, जिसे आप जितनी जल्दी याद कर लें उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक। ये एक लीगल मैगजिम है। तो हमने देखा कि कॉमन इंटेंशन में ये हमें चाहिए ही चाहिए, फिर हमें और क्या चाहिए, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन के साथ वो एक्ट होना चाहिए, ठीक, सेवरल पर्संस के द्वारा किया गया और पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, जिसमें हमें बरेंद्र कुमार घोष के केस से पता चला कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है कि आप उस वक्त उसको चाकू ही भोंक रहे हो, ये चीज जरूरी नहीं है। अगर आप खड़े होकर के अंदर अपने सहपाठियों का जो है सहकर्मियों का, जो भी कहते हैं हिंदी में, अभी मेरी हिंदी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मुझे जज मत करना, मतलब अपने साथियों का अगर आप इंतजार भी कर रहे हो बाहर खड़े होकर, आपको पता है कि अंदर क्या चल रहा है, तो भी आपको लाइबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये सिमिलर इंटेंशन किस बला का नाम है, सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 में आप पढ़ेंगे सिमिलर इंटेंशन क्या होता है। तो अभी मैंने जो बेयर लैंग्वेज पढ़ी है, मुझे पता है कि उससे दिमाग, जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने पहले से IPC नहीं पढ़ रखा है उन्हें नहीं समझ में आया होगा कि सिमिलर इंटेंशन क्या होता है। तो देखो, सिमिलर इंटेंशन का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं, A
और बी, ठीक है। वो ए और बी किसी सी का मर्डर कॉज करना चाहते हैं, लेकिन वो ए और बी आपस में मिले हुए नहीं है, मतलब खुद से वो स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। एक दूसरे को वो नहीं जानते हैं, एक दूसरे को वो नहीं जानते, लेकिन निशाना क्या है, एक वही पर्सन सी। एक का मान लो कोई रिवेंज वाला सिस्टम चल रहा था, उसको बदला लेना उससे, वो सी उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है इस वजह से। और एक का मान लो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मामला था, तो उसने सोचा कि सी को खत्म कर देने का, तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। क्या यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रही है? क्या यहाँ पर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है? साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई कॉमन इंटेंशन तो नहीं है दोनों का, दोनों साथ में तो कुछ ना एक दूसरे को जानते भी नहीं है। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर कोई प्लान नहीं बनाया जा रहा है आपस में मिल करके दो लोग कोई प्लान नहीं बना रहे हैं, ये अपना एक्ट अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। ना इस पर्सन को इससे मतलब है, ना इस पर्सन को इससे मतलब है, दोनों अपना एक्ट अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन दोनों का इंटेंशन सिमिलर है। दोनों का इंटेंशन सिमिलर है, क्या? किसी को मारना है, ठीक। दोनों का इंटेंशन सिमिलर है, इसीलिए हम इस सेक्शन को सिमिलर इंटेंशन कह रहे हैं, क्योंकि दोनों का मोटिव तो एक ही ना, किसी को मारना है, बस मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, ठीक। तो यहां पर वो ये कह रहा है कि हर उस व्यक्ति को अलग अलग उसी तरीके से पनिश किया जाएगा जैसे कि उसने अपना अकेले एक्ट किया है। भाई मान लो किसी को मारने के लिए ये भाई साहब चाकू लेकर के गए, ये भाई साहब लठ लेकर के गए। एक पर्सन चाकू लेकर के गया उसको मारने के लिए, एक पर्सन लठ लेकर के गया, तो उसको जितना, देखो ये तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको अपने एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा। मान लो कि वो नहीं मरता, ठीक है, वो सी पर्सन है, उसके मारने से नहीं पड़ता, उस समय मान लो पुलिस वगैरह आ जाती है, तो इसको अटेम्प्ट के लिए चार्ज कर दिया जाएगा। और ये इसका क्या है, ये मारने थोड़ा सा पहुंचाई, थोड़ा बहुत इसने मारा, तो वो तब भी नहीं मरा, तो ग्रीवियस हर्ट के लिए विद अटेम्प्ट टू मर्डर हम कर देंगे। तो ये देखो, इस तरीके से समझाने का मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों लोगों को अलग अलग एक्ट के लिए जो है सिर्फ अपने अपने एक्ट के लिए उन्हें लाइबल किया जा रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या कॉमन इंटेंशन में भी ऐसा हो रहा था? नहीं, कॉमन इंटेंशन में तो बरेंद्र कुमार घोष को भी पुलिस पकड़ के ले गई थी, धारा 302 लग गई उनके ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पर यही डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन में और सिमिलर इंटेंशन में। अब मैं बेयर लैंग्वेज पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आएगा दोबारा से। जब भी कह रहे हैं कोई एक्ट क्रिमिनल है ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज एंड और इंटेंशन, और वो सेवरल पर्संस के द्वारा किया जा रहा है, क्रिमिनल नॉलेज या फिर इंटेंशन दोनों में है, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स इन द एक्ट, हर वो व्यक्ति जो ज्वाइन करता है उस एक्ट को करने के लिए, ऐसे क्रिमिनल इंटेंट से या ऐसे क्रिमिनल नॉलेज से उसको लाइबल माना जाएगा इन द सेम मैनर एज इफ, उसी सेम मैनर में लाइबल माना जाएगा जैसे कि वो एक्ट उसने अकेले किया है, अपने अपने नॉलेज या इंटेंशन के लिए उसको गिल्टी माना जाएगा, अपने अपने एक्ट के लिए वो लोग लाइबल हो गए। कॉमन इंटेंशन में ये लोग अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल नहीं हो रहे थे। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो फिर से समझो, कॉमन इंटेंशन में ये लोग अपने अपने एक्ट के लिए लाइबल, यहाँ पे बरेंद्र कुमार घोष मान लो ये बाहर खड़ा हुआ है, बरेंद्र कुमार घोष, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस तो नहीं है लेकिन समझ लो ये पोस्ट ऑफिस है, ये बाहर खड़ा हुआ है। इसको लपेटे में इन तीनों के साथ इस वजह से लिया गया था क्योंकि इसका कॉमन इंटेंशन था, इस बंदे को पता था कि ये अंदर उसको मतलब वहां पे लूटपाट करने गए हैं और गोली मार दी गई है, ठीक है। तो क्योंकि उसका मर्डर हो गया था पोस्ट मास्टर का, तो इस वजह से इनको भी लपेटे में ले लिया गया कि आप कॉमन इंटेंशन से गए थे एक पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट करने के लिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपने किया या नहीं किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉमन इंटेंशन में। लेकिन सिमिलर इंटेंशन क्या है? सिमिलर इंटेंशन में एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है, इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है, इनको अलग अलग अपने एक्ट के लिए केवल लाइबल किया जाएगा। जो मतलब अपने अपने एक्ट के लिए ये लाइबल होंगे, अपने अपने ऑफेंस की ग्रेविटी के हिसाब से, जितना उन्होंने इंजरी किया उस हिसाब से उनको लाइबल किया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, सारे ही पर्सन्स को सेम तरीके से लाइबल किया जा रहा था कॉमन इंटेंशन में। तो यही डिफरेंस है कॉमन इंटेंशन में और सिमिलर इंटेंशन में। अब मैं कुछ केसेस बता रही हूँ, वो केसेस मैं यहाँ नहीं लिख रही, आप लोग अपने पास लिख लीजिए, कोई बहुत बड़े बड़े केसेस नहीं है, ठीक है, बस क्रक्स लिखना है, वो क्रक्स आप लोग लिख लो, ठीक है। एक तो है रेग वर्सेस क्रूज का आपके पास केस, ये तो एक मिनट,
ये तो कॉमन इंटेंशन का केस है, बट लिख लो, इसमें बताते हैं सेक्शन 34 यानी कि सेक्शन 34 आईपीसी इनकॉर्पोरेट्स द कॉमन सेंस प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। मतलब बेसिकली इसमें बताया कि सेक्शन 34 जो है रेग वर्सेस क्रूज के केस में कि सेक्शन 34 जो है जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है, इसमें ये बात बताई। फिर महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में डिफरेंस बताइए। ये जो डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर से, ये डिफरेंस जो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में बताया गया। किसके केस में बताया गया? महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में बताया गया। तो ये आप नोट कर लें कि इस पर्टिकुलर केस में डिफरेंस बताया गया था। फिर कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया कि ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है, ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है। अभी डिस्कस करते हैं ये क्या होता है, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं ये क्या होता है ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन। देखो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज देख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इतना जो है बार बार आपको ये चीज बता रही हूँ। देखो कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकता है, इसका क्या मतलब है? 3 लोग आपस में, इनका प्री मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, ये लोग जा रहे थे मर्डर करने के लिए किसी जेड पर्सन का, ठीक। चौथा इंसान इनका ही दोस्त था, इनको रास्ते में मिला, इस बंदे ने कहा कि मतलब इन तीनों ने बताया, ठीक, नहीं ऐसे मत समझो, इन तीनों ने बताया नहीं रास्ते में क्यों मिला। देखो ये 3 पर्सन थे, ठीक है, ये 3 पर्सन जा रहे थे जेड का मर्डर करने के लिए, उसके घर में पहुंचे तो उसका नौकर मिल गया, ठीक, उसका मर्डर जो है कमिट होने ही वाला था, तो इन्होंने पता नहीं क्या जो भी कुछ बात हुई जेड से, मान लो कि कोई ये डी पर्सन है, डी पर्सन कुछ भी बातचीत करके इन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट इसके साथ भी कॉमन इंटेंशन बना लिया कि अपने को भाई ये जेड बहुत काम कराता है, बहुत परेशान करता है, इसको तो मुझे भी मारना है। तो ये क्या हुआ, ये लोग ये बंदा पहले से तो इन तीनों के साथ नहीं मिला हुआ था, ऑन द स्पॉट मिल गया, ऑन द स्पॉट मिल गया ना। तो यही कहने का मतलब है कि ऑन द स्पॉट भी तुरंत जब क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, जब एक्ट हो रहा है उस वक्त भी अगर कोई इशारा कर दे कि हाँ भाई मैं भी तेरे साथ मार दे, तो ऐसे में भी ये भी कॉमन इंटेंशन को डेवलप कर सकता है। तो मतलब ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है, बस इतनी सी बात है। कौन से केस में कहा गया था? कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था ये बात, कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था। और यही सेम चीज आपके ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया था, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यही सेम बात ये भी कही गई थी कि ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है। तो ये तो हो गया सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 तक हो गया हमारा, कॉमन इंटेंशन देख लिया, सिमिलर इंटेंशन देख लिया। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 कह रहा है whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, is to be understood that the causing of that effect by an act and partly by an omission is the same offense। आप आधा एक्ट कर रहे हो, आधा ओमिशन कर रहे हो, वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, देखो, ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ, ए जो है इंटेंशनली, उसका इंटेंशन है जेड की डेथ को कॉज करने का, वो जेड की डेथ कॉज करता है पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, इलीगली ओमिट कर रहा है, उसको खाना ही नहीं दे रहा है जेड को। और दूसरी बात क्या है, पार्टली बाय बीटिंग जेड, उसको मार भी रहा है, ये एक्ट भी कर रहा है, मारने का एक्ट भी कर रहा है और इलीगल ओमिशन भी कर रहा है। इलीगल ओमिशन उसको खाना ना देने का, जो चीज उसे करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा है। मैंने बताया ना अभी आपको एक्ट और इलीगल ओमिशन के बारे में, एक्ट और इलीगल ओमिशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एक एक्ट का क्या मतलब है कि वो कोई काम कर रहा है, और इलीगल ओमिशन का क्या मतलब है, कोई काम जो किसी पर्सन को करना चाहिए और वो काम नहीं कर रहा है। तो एक जगह तो खाना नहीं दे रहा और दूसरी जगह क्या है, वो उसको मार भी रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ए ने मर्डर कमिट किया है। तो बस इतना ही जो है सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में बताया गया है। चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 सबसेक्शन 8 के बारे में। 3 सबसेक्शन 8 क्या कहता है, वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय द मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense। देखो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट कमिट हो रहा है, ठीक है, कोई एक्ट नहीं, कोई भी ऐसा ऑफेंस हो रहा है जो कि सेवरल एक्ट्स के द्वारा किया जा रहा है।
इंटेंशनली कोई पर्सन कॉर्पोरेट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन, कोऑपरेट कर रहा है, कॉर्पोरेट नहीं, कोऑपरेट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ, चाहे वो अकेले कर रहा हो, चाहे वो ज्वाइंटली कर रहा हो, किसी भी तरीके से कर रहा है विद एनी अदर पर्सन, मतलब चाहे साथ में मिलकर के कर रहे हैं या अलग अलग टाइमिंग पे आकर के कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट किया। इलस्ट्रेशन ए देखिए, इसमें आसानी से समझ में आएगा क्या कहता है। ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड, ए और बी जो है वो अग्री करते हैं कि जेड का मर्डर करेंगे बाय सिवियरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। ए और बी ने अग्री किया कि जेड का मर्डर करेंगे, तो वो कह रहे थे कि अलग अलग टाइम पे जो है इसको जहर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में जहर इसे देंगे अलग अलग, ठीक है। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। अब ये जो है एडमिनिस्टर करते हैं उसको पॉइजन किस इंटेंशन के साथ कि जेड का मर्डर करना है। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सेवरल डोजेस ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। अब जो है इतना पॉइजन इसको दिया गया दोनों लोगों के द्वारा, तो उसकी मृत्यु हो गई। Here, A and B intentionally cooperate in the commission of murder। यहाँ पर A और B ने साथ में cooperate करके उसका मर्डर जो है वो कॉज किया है, कमिट किया है। And each of them does an act by which the death is caused। और दोनों ने एक्ट किया है जिससे डेथ उसकी कॉज हुई है। They are both guilty of the offense though their acts are separate। दोनों को जो है मर्डर के लिए लाइबल किया जाएगा, भले ही वो सेपरेटली एक्ट कर रहे थे, भले ही वो सेपरेटली एक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम सुबह दे देना, मैं शाम को दे दूंगा, या तुम शाम को दे देना, मैं सुबह दे दूंगा, भले ही इनके एक्ट सेपरेट थे, लेकिन इंटेंशन एक था जिस वजह से जो है जेड का मर्डर हुआ है, तो हम मतलब कहा जाएगा कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन ए हो गया। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 9, वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट। जहां पर सेवरल पर्सन्स, कई सारे लोग एंगेज्ड हैं या कंसर्न हैं किसी क्रिमिनल एक्ट कमीशन से, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। तो उनको डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए लाइबल ठहराया जाएगा, गिल्टी किया जाएगा। देखो समझ लो, इसे भी इलस्ट्रेशन से ज्यादा समझ में आएगा। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder। ये जो है Z को अटैक करता है ग्रेव प्रोवोकेशन में, और उसको ये बात पता है, भैया आईपीसी पढ़ा हुआ है वो, उसको पता है कि जो है ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चला जाएगा। बी हैविंग ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing Z। बी का जो है अब क्या है, इलविल है जेड की तरफ मतलब बी को वो पसंद नहीं करता, उससे रिवेंज लेना चाहता है। रिवेंज क्या लेना चाहता है, मतलब उसको पसंद ही नहीं करता वो किस तरीके से, तो वो क्या करता है, ए को असिस्ट करता है कि जेड को मार दो। ए को कौन असिस्ट कर रहा है, बी असिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसका इलविल है, ठीक है। हियर दो ए एंड बी आर बोथ एंगेज्ड इन कॉजिंग जेड्स डेथ। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ही मतलब लाइबल तो दोनों ही हुए, क्योंकि तुमने उसको अबेट किया, किसको, बी को, ठीक है, सॉरी ए को, बी ने ए को अबेट किया, तो लाइबल तो दोनों ही जेड की डेथ कॉज करने में। लेकिन बी जो है वो गिल्टी है मर्डर के लिए, और ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। फिर से समझे, देखो ए ने जो है जेड के ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि सडन प्रोवोकेशन था, उसको प्रोवोक हो गया वो और उस पर अटैक कर दिया। तो बी ने सोचा कि मौका अच्छा है, क्योंकि मैं जेड को पसंद नहीं करता, तो मैं इसको और ज्यादा प्रोवोक कर देता हूँ, ठीक है। तो उसने उसको और ज्यादा प्रोवोक कर दिया, जिसकी वजह से जेड की डेथ कॉज हो गई उसके प्रोवोक करने की वजह से। और शायद हो सकता था कि वो रुक जाता, वैसे हो सकता था कि ए ऐसे रुक जाता, लेकिन बी ने उसको और प्रोवोक कर दिया उसकी गिल्टी इंटेंशन की वजह से, बी के खुद की गिल्टी इंटेंशन की वजह से कि जेड को कोई मार दे, खुद तो क्योंकि नहीं मार रहा, तो उसने सोचा कि कोई और ही क्यों ना मार दे, ठीक है। भाई ने आईपीसी नहीं पढ़ी हुई थी, ठीक है, तो इन्होंने जो है उसको प्रोवोक कर दिया और उसकी मृत्यु कॉज हो गई। यहाँ पे ए और बी भले ही दोनों ही जेड की डेथ के लिए एंगेज थे, दोनों ने ही हम अगर नॉर्मली सोचें, एक कॉमन मैन की तरह अगर हम सोचें, तो दोनों ही जेड की डेथ के लिए जो है लाइबल होंगे। बट आईपीसी कहती है या अपनी बीएनएस कहती है कि बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर। बी जो है गिल्टी है मर्डर के लिए, क्यों, क्योंकि उसका इंटेंशन खराब था, और आप जानते हो कि अगर आपने आईपीसी पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि सेक्शन 300 के कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जिन एक्सेप्शंस में अगर आप फॉल करते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। इसीलिए उस हिसाब से यहाँ पर
ए का जो था वो गिल्टी था सिर्फ और सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए, क्योंकि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था उसका। लेकिन क्योंकि बी का इलविल था जेड की तरफ, इस वजह से उसको मर्डर के लिए पनिश किया गया। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप लोगों को सेक्शन 3 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी सारे सबसेक्शंस थे, 9 सबसेक्शंस थे इसमें, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा हमको ये चीज़, और मैं 2 पार्ट्स में वीडियो नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक पार्ट में पूरा सेक्शन को कवर कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।